माटी रंग लावो, आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। एरी सखी मंगल गाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छत से दिखूं मैं तो न्यारी। लक्ष्मी दीवारो अनहद गाओ, आज मेरे बाल गोपाल घर आएंगे, आज मेरे बाल गोपाल घर आएंगे। सभी का स्वागत है और सभी को कांग्रेचुलेशन है जो माँ बनने जा रही है और जो बन चुकी है वो सभी का। और अक्षया जी, डॉक्टर ज्योति आ गए हैं शायद, हम बहुत इंट्रोडक्शन भी ले लें और साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति गांधी जी, आपका IBS इंडोनेशिया के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि आप इस सेशन में आए। सभी को मैं जानकारी देना चाहूंगी कि डॉक्टर ज्योति गांधी जी, इन्होंने PhD की है गर्भ संस्कार के ऊपर। उनके बहुत सारे सेशंस चलते हैं गर्भ संस्कार के ऊपर और उन्होंने बहुत रिसर्च किया है इस टॉपिक पे। तो ऐसे बहुत यानी प्रभावी व्यक्तित्व के धनी है जो डॉक्टर ज्योति गांधी जी, और आज हमें उनको सुनने का मौका मिल रहा है, इसलिए हम बहुत बहुत थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर ज्योति गांधी जी। और हम चाहेंगे कि आप शब्द हमारे सभी साधकों के लिए कहें। और ज्योति जी के बारे में मैं यही कहूंगी कि सुबह ही बात हुई, इतनी शॉर्ट नोटिस में उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ मैं जरूर सेशन में आऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस सेशन में। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम आमंत्रित करना चाहेंगे आपको, और हम चाहेंगे कि हमारी जो न्यू मॉम्स है उनके लिए आप कुछ दो शब्द कहें उनके लिए। स्पॉटलाइट पर ले लीजिए डॉक्टर। ले रहे हैं आप? जी आप ले रहे हो स्पॉटलाइट के? फिर मैं ले लूं? आप स्पॉटलाइट पे हैं। जय जिनेंद्र, नमस्ते सबको, सबको नमस्ते, जय जिनेंद्र। आप सब आनंद में होंगे, खुशी में होंगे। इसी आशा के साथ राजश्री जी ने बुलाया और हम ना आए, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने राजश्री जी को सुबह ही बोला कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड इन नीड और फ्रेंड इन डीड। तो ये है कि सहेली बुलाए और हम ना आए, ऐसे हो ही नहीं सकता। और ये जो विषय आज उन्होंने रखा है गर्भ संस्कार, तो वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसके बारे में बोलने के लिए भी मुझे मजा ही आता है, मुझे आनंद आता है। और अगर ये जो भी ज्ञान मैंने लिया है और ये अगर किसी ने सुना और उनको वो फायदा हुआ तो बहुत यानी बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज बताने वाली हूँ, ये सारा स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी आपको। जो गर्भ संस्कार का महत्व है वो आज मैं स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताती जाऊंगी। जैसे कि एक महिला एक गुरु के पास जाती है। गुरु के पास जाने के बाद गुरु के चरणों में प्रणाम करती है, उनको विनय के साथ, और फिर गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं हाँ बोलिए क्या है। तो वो कहती है कि मेरे 5 साल का एक बच्चा है, तो उसे मैं कब संस्कार देना चालू करूं। तो गुरुजी कहते हैं आपने 5 साल 11 महीने लेट कर दिया है,
तो अभी आप एक भी सवाल मत पूछो और तुरंत जाओ बेटे को, जो आपकी संतान है, उसे संस्कारित करने के लिए जो भी आप करना चाहती हो वो आप करने का चालू करो। तो ये स्टोरी से हमें क्या मालूम पड़ता है कि बेटी को संस्कार देना है वो हमारे गर्भ में ही हमें देना चाहिए। तो गर्भ में भी कभी जब वो आता है तभी नहीं, हम लोग मन में जब भी इच्छा पैदा होती है हमारे मन में माँ बनने की, तभी से हमें ये सारे संस्कार देने चाहिए कि हमें कैसा बेबी चाहिए, क्या संस्कारों वाले संतान चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो वो सारा चिंतन हमें माता बनने की इच्छा जब भी हमारे मन में पैदा होती है, हम जब प्लान करते हैं, जब भी हमारा निर्धार होता है, जब भी हमारा निश्चय होता है, जब भी हमारा संकल्प होता है, तभी से हमें ये गर्भ संस्कार को लेना चाहिए या गर्भ संस्कार की शुरुआत करनी चाहिए जो बेबी को हमें देने हैं वो। तो इतना गर्भ संस्कार का या संस्कारों का महत्व है। तो ये हमारे भारतीय संस्कारों में, हमारे जैन संस्कारों में 16 संस्कार वैसे बताए जाते हैं। तो 16 संस्कारों में से भी सबसे महत्वपूर्ण है वो है गर्भ संस्कार। और फिर गर्भ संस्कार क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो ये नींव मजबूत बनाना यानी जो आगे के 16 संस्कार करने हैं हमें, उसका जो बेस है वही गर्भ संस्कार है। तो ये गर्भ संस्कार की नींव पक्की होगी तो तभी के वो आगे के संस्कार हम करेंगे तो वो पक्के होते जाएंगे और हमारी बिल्डिंग एक एक करके बड़ी हो जाएगी और वो अच्छी बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगी। तो हमारा जो भी संतान है, जो भी हमारी संतान है, वो परफेक्ट होने के लिए, आइडियल बनने के लिए, सुसंस्कारित बनने वाली, ऑलराउंडर बनने के लिए जो हमें संस्कार है वो गर्भधान संस्कार से ही देने चाहिए। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि गर्भ संस्कार यानी क्या? एक दिन की कोई पूजा पाठ विधान यज्ञ या कोई जाप स्मरण यही है क्या? तो नहीं, गर्भ संस्कार यानी हमारी सोच, हमारी लाइफस्टाइल, पूरे 11 महीने के लिए हमारी जो लाइफस्टाइल बनेगी वही हमारे बेबी को डेवलप करेगी। तो वो लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये सारे हम गर्भ संस्कार के हर एक सेशन में लेते हैं कि आप लोगों ने प्लान किया कि अभी आपको माँ बनना है तो अभी हम गर्भधान संस्कार कराते हैं। और उसमें जैसे आपने प्लान किया तो आपको सोच कैसी रखनी है, आपको डाइट क्या लेना है, आपको कहाँ कहाँ बाहर आप जहाँ पे विहार करते हो या आप किसे मिलते हो तो आपको वो क्या सोच के कैसे मिलना है, वो सारी बातें हम तभी उनको सिखाते हैं, वो सारा समझाते, वो हर एक बात का इम्पोर्टेंस होता है। तो उसके आगे जाके मैं आपको और एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो माता गर्भ में जब भी बेबी होता है तभी जो सोचती है उसी का असर बेबी पर होता है। तो इसके लिए आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। काशी के राजा है ऋतुध्रुव, उनकी पत्नी है रानी मदालसा। आपने नाम तो मदालसा रानी का सुना होगा। ये ऋतुध्रुव राज की पत्नी है रानी मदालसा। तो ये जब भी उनके गर्भ में बेबी आता है तभी वो पहले ही बता देती है राजा को कि ये संतान कैसे होने वाली है। वो खुद बहुत आध्यात्मिक थी, बहुत यानी बहुत आध्यात्मिक थी, सात्विक विचारों वाली थी। तो वो पहले ही कह देती थी कि ये संतान वैराग्य वाली होगी, ये संतान संयमी होगी, ये संतान बहुत सुसंस्कारी होगी, वो पहले ही बता देती थी। और जैसे वो अपने बच्चों के स्वभाव का, कैरेक्टरिस्टिक का जैसे वर्णन राजा के सामने करती थी वैसे ही वो बेटे होते थे। ऐसे 3 बेटे हुए उनके, पूरे अध्यात्म वाले, वैराग्य भाव वाले, सारे संयमी सुसंस्कारी। और तीनों बेटों को राज पाठ करने में, राजा बनने में,
या राज्य कारभार का कुछ भी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक दिन राजा रानी मदालसा से बात करने लगे और उन्होंने कहा कि आपने तो ये 3 बेटों के बारे में बताया और पूरी तरह से वह वैसे ही बने, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप जब भी अभी माँ बनने जाओगे तो आप पहले ही सोचना कि ये जो पुत्र या ये जो भी संतान आएगी वो संतान हमारे राज्य को संभालने वाली हो, ये राजसी गुणों वाली हो। तो वो कहती है ठीक है। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट रहती है, वो माँ बनने वाली होती है, तो वो राजा को बोलती ये वाली संतान है वो आपके राज्य का जो भी व्यवस्था है वो संभालने वाला राजा बनेगा। तो वो तभी जब भी वो प्रेग्नेंट रहती है 4थी बार, तो वो पूरा टाइम वही सोचती है, न्याय कैसे दे, समता भाव कैसे रहे, जो प्रजा है उसे कैसे संभाले, उनके व्यवहार उनके साथ कैसा व्यवहार करे, वो प्रजा कैसे सुखी रहेगी, उनको तलवारबाजी करना, धनुष्य बाण चलाना, न्याय की व्यवस्था करना, वो सारी बातों का वो चिंतन और मनन करती रही। और उन्होंने जो बेटा हुआ, जो 4था बेटा हुआ, वो राजा अलर्क नाम से अपने इतिहास के पन्नों में बहुत फेमस राजा है। वो राजा सब प्रजा को सुख दिलाने वाला, सुख साता में रखने वाला, पूरी प्रजा सुख में थी। तो ये जैसे है कि जो आप लोग गर्भ में बेबी है, तभी आप लोग जो माता है वो जो सोचेगी, जो संकल्प करेगी, जो दृढ़ता से जो करेगी, वैसी संतान वो जन्म दे सकती है। आपको लगता होगा कि मैं तो सारे उदाहरण है वो सारे आपको वो पुराने वाले ही बता रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। अभी वाला मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके, राजेश्री जी मैं बोल सकती हूँ? और जी जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। ओके। तो मैं अभी आप लोगों के सामने और एक उदाहरण रखती हूँ। आप लोग तो सोनू निगम को जानते ही होंगे, सुना होगा सोनू निगम की जी की आवाज आप लोगों ने, कितना सुंदर गाते हैं वो। तो वो ऐसे ही गायक बने क्या? तो देखो इनकी स्टोरी सुनो, ये अभी की स्टोरी है, अभी की सदी वाली स्टोरी है, ये पुराने वाले पन्नों वाली मैं इतिहास वाली स्टोरी नहीं सुना रही हूँ अभी। और ये आप YouTube पे जाके भी सुन सकते हो। ये अनुपम खेर जी ने उनकी मुलाकात ली थी, तभी उन्होंने ये सारा बोला था। तो देखो, जब ये 1973 की बात है, तभी नए नए टीवी आए थे। जो टीवी है वो नए नए आए थे, कलर टीवी। और ये सोनू निगम की माँ है, उनके घर में उस दिन पहली बार टीवी आया। और वो मैकेनिक है, वो टीवी सारा सेट वगैरह करके गया और उसने उस टीवी को ऑन किया। ऑन करने पर वहां पे जो गाना लगा या जो पहले सीन आया वो था लता मंगेशकर जी गा रही थी। वो जब भी लता मंगेशकर जी का गाना उन्होंने के कानों में पड़ा या उन्होंने सुना देखा, तो उनके मन में आया कि मेरे गर्भ में जो संतान है वो भी ऐसे सुंदर। तो उनकी माँ, ये लता मंगेशकर की माँ, कितना खुद को प्राउड फील करती होगी कि मेरे कितना सुंदर गाती है। ऐसे उनके मन में भाव आए और तभी उन्होंने वो संकल्प कर लिया, या तभी उन्होंने वो सोचा, और तभी वो हमेशा वो लता मंगेशकर के गाने सुनती रही, वो देखती रही, उसी का चिंतन, उसी का मनन करती रही। और वो जो भाव उन्होंने गर्भावस्था में किया था, तो आज सोनू निगम को देख लीजिए, सोनू निगम जी कितना सुंदर गाते हैं लता मंगेशकर की जैसा। तो ये परफेक्टली पॉसिबल है कि आप जो सोचते हो, आप जो सोचते हो वही बेबी तक जाता है। तो आप सब लोग अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए, अच्छा खाना खाइए, सारी अच्छी बातें करिए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ रहिए। जो सोच है आपकी, आप में वो बात हो ना हो,
आप में वो बात हो ना हो, आप सिर्फ उसी बातों को दोहराइए, उसी बातों को आप महसूस करिए, उसी बातों में आप जिए, तो ये पॉसिबल है। अभी आप लोगों के सामने मैं मेरा उदाहरण रखती हूँ। मेरी बड़ी बेटी 34 इयर्स की है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की उसमें उसका नाम है, इसलिए इंडियन यंगेस्ट तबला प्लेयर नाम है उसका, उसके लिए उसको वो अवार्ड मिला है। तो आप पूछेंगे आपको तबला आता है? मेरे खानदान में किसी को तबला नहीं है, ना मेरे मम्मी के इधर, ना मेरे ससुराल के यहाँ पे किसी को भी तबला नहीं आता है। क्या होता है धा दिन दिन दा, वो हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब भी मैं पेट से थी तो मेरे जेठानी के लड़के पढ़ रहे थे, हम एक साथ थे, तो तभी मुझे लगता था कि बच्चों को स्कूल के अलावा और भी एक्टिविटीज आनी चाहिए बच्चों को। तो मैंने मेरे बड़े जेठानी के लड़के को तबले की क्लास लगाई थी, तो वो तबले की क्लास उसके घर में ही चलती थी, तो वो सारे बोल जो तबला सीखते थे वो बच्चे, वो सारे मेरे कानों में आते थे, और तभी मैं पेट से थी। तो तभी वो सारी बातें मेरे पेट वाली बेटी ने सुन ली होगी, ग्रहण की होगी, और तभी वो तबला बजाना सीख गई होगी अंदर ही अंदर। तो ये बातें होती है कि जो आप सोचते हो, जो आपके आजू बाजू में होता है, जो आप फील करते हो, महसूस करते हो, जो आप जीते हो, वही का परिणाम आपके गर्भस्थ शिशु पे होता है, और वो बेबी वैसे का वैसा बनता है। आप अच्छी संतान, सुसंस्कारी संतान, ऑलराउंडर संतान, सर्व गुणों से संपन्न युक्त संतान, कि जिसकी शारीरिक डेवलपमेंट अच्छी हो, जिसके मेंटल डेवलपमेंट अच्छी हो, जिसका सोशल डेवलपमेंट अच्छी हो, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी हो, ये सारी बातें आप अच्छी तरह से सोचिए। आपको क्या चाहिए आपके बेबी में, आपके शिशु में आपको क्या चाहिए, आपकी संतान कैसी चाहिए, उसके बारे में आप सोचिए, महसूस करिए, और उसी का चिंतन करिए। ये चिंतन करने का टाइम है, ये जो गर्भावस्था, ये प्रेगनेंसी टाइम है, ये चिंतन करने का टाइम है। चिंता करते मत बैठो, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या करूं, कैसे करूं, चिंता मत करो, चिंतन करो उसके बजाय, चिंतन करो पूरा टाइम। ये चिंतन से आपको जैसी संतान चाहिए वैसे संतान आप लोग 100% पा सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। मैं इतना बोल के, राजश्री दीदी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आप सबसे मिल पाई। मेरे जो विचार हैं, जो मैंने ज्ञान लिया हुआ है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, राजश्री दीदी और आयु, वो दीदी का मैं नाम इतना नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ राजश्री दीदी को ही, मतलब ज्यादा, जो भी वो छोटी वाली प्यारी वाली दीदी है, उन्होंने भी बहुत तारीफ की, वो उनके लिए भी मैं धन्यवाद के भाव रखती हूँ, ग्रेटिट्यूड के भाव रखती हूँ। इन्होंने बहुत ज्यादा बोला है, लेकिन मैं इतना भी कुछ ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो ज्ञान मैंने पढ़ा है, सीखा है, वो जो 100% प्रूव किया हुआ मुझे लगता है, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आप इस बातों पर जरूर अमल करिए, ये बातें आप लोगों को जरूर जरूर फायदा देगी, और आपके टमी में जो बेबीज है वो आपको जैसे चाहिए वैसे बने, इसी आशा के साथ आप सबको जय जिनेंद्र बोलते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू एंड जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति जी। आपने आज जिस तरीके से बताया है, जिस सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सीधे शब्दों में आपने इतना सुंदर ज्ञान जो दिया है, इसका मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकती। आपने सभी 9 मंथ का जो पूरा ज्ञान जो है, वो छोटे से सिंपल से 2 अनुभव में, 2 जो आपने स्टोरीज बताई, उसमें वो पूरा ज्ञान आ गया। पूरा 9 मंथ में किस तरह से हमें संभालना है खुद को, ये आपने इतने सुंदर तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। और इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है। जो लेडीज होती है वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, अरे मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, एक्सरसाइज करूं, योगा करूं, मेडिटेशन करूं, इतना सब कुछ नहीं देखना। बस फोकस इतना ही रखना है कि मेरा बच्चा सबसे सर्वगुण संपन्न है।
होगा कि नहीं उसके बारे में नहीं सोचना, वो है ही। और जो क्वालिटीज मुझे चाहिए वो उसमें आने वाली है। 100% उस पर श्योर रहिए। बाकी बहुत सारा सोचने से अच्छा है कि हम छोटी सी चीज पर फोकस रहे। बहुत सुंदर तरीके से बताया, और आप आज यहाँ पे आए और सबको आपने इतना सुंदर कृतार्थ कर दिया, बिल्कुल इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है। और ये जी छोटी वाली जो दीदी है उसका नाम अक्षय आज है। मैं उनको बोलती हूँ कि सेशन में आप अक्षय जी हो मेरे लिए, सेशन के बाद आप मेरी छोटी बहन हो, तो मैं उनको जी अक्षय कहती हूँ। वही मतलब आपका नाम नहीं है वहां पे, जैसे राजश्री का नाम, दीदी का मुझे हाँ, नाम वो नहीं है। IPS है। हाँ, जी जी तो पर जी। आप इसके लिए नाम लिया। दीदी ने मुझे बोला था, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं रहा। अक्षरा जी बहुत थैंक यू। आपका नाम भी अक्षय है, तो उसी तरह आपको भी बहुत सारी अक्षय सुख शांति मिले, इसी आशा के साथ आप अपना सेशन को आगे दोहरा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबको। और कभी भी मैं आने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं, आना वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सबको मिलना, सबको ज्ञान बांटना और सबसे ज्ञान लेना, दोनों बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं, आती जाऊंगी। आपको अच्छा लगा, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया बहुत ज्योति बहुत जी। स्वागत है। थैंक यू आप सो कुछ मच। दिखा रहे थे ज्योति जी, वो दिखा दीजिए ना। हाँ, मैं हाँ। दिखा रही थी कि हम तो हमेशा से बोलते रहते कि हमें सर्वगुण संपन्न संतान चाहिए। तो ये सर्वगुण संपन्न संतान क्या होती है? कोई शेयर कर सकता है क्या होता है ये सर्वगुण संपन्न संतान? क्या होती है? देखने में सुंदर, स्कूल में पढ़ने में सुंदर, जॉब सुंदर, क्या सुंदर? किसे हम सर्वगुण संपन्न कहेंगे? देखो, मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं सुंदर हूँ, या मैं ऑलराउंडर हूँ। या कोई दिखने में बहुत सुंदर है, गोरा गोमटा है, वो सर्वगुणी संपन्न हो सकता है। जिसका सोशल डेवलपमेंट हुआ है, जो भाषणबाजी करता है, जो मंत्री बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, वो सर्वगुणी संपन्न है? नहीं। सर्वगुण संपन्न होने के लिए उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, इसका इंडिविजुअल जो बौद्धिक है, वो इंटेलिजेंट, वो डेवलपमेंट, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डेवलपमेंट, ये सारी बातें जिसमें होती है वो सर्वगुण संपन्न होता है। और ये सर्वगुण संपन्न संतान बनाने का काम हम अभी गर्भावस्था में ही कर सकते हैं। ये हम हर एक महीने में शारीरिक डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए वो ज्ञान देते हैं। सोशल डेवलपमेंट हमें किस महीने से स्टार्ट करना चाहिए वो हम सारा समझाते हैं। आपको आपके बेबी का बौद्धिक विकास करवाना है, तो आप कौन से महीने में उसको क्या करवा सकते हो? तो आपके गर्भ में ही आपका बेबी इंटेलिजेंट हो जाए, जिसकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाए, जो पढ़ रहा है वो उसे सही टाइम पे याद आ जाए। ये सारी बातें कौन से महीने में किस तरह से करनी चाहिए, ये सारा पढ़ के होता है, ये सारा एक्टिविटीज के जरिए होता है, ये सारा सुन के होता है, ये सारा देख के होता है, ये सारा वहीं पे क्लियर किया जाता है। हर एक महीने में अलग अलग होता है। अगर कहीं हमारा ऐसे कुछ सेशन बना, या मैं राजश्री जी से आज सुबह ही बात कर रही थी कि हम ऐसे कोई बड़े पैमाने में करें, तो ये सारा हम लोग डिटेल में करेंगे कि हमें किस दिन क्या करना है। देखो, ये 280 डेज की, सिर्फ 280 डेज की हमारी साधना है, ये हमारी तपस्या है। जब भी आप ये तपस्या करोगे तो आपका बेबी इस सारे गुणों से, ये मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं? जी जी। तो ये आपका बेबी ऑलराउंडर हो सकता है। ये संस्कार चाहिए, और कौन से संस्कार चाहिए? तो ये सारे पत्ते आए हुए, और आपका बेबी है वो, ये ऑलराउंडर बन गया, सर्वगुण संपन्न। तो ये सारा आ सकता है। और आप बोलोगे कि इमोशन में क्या आता है? इमोशन डेवलपमेंट में रोना, हंसना, यही सिर्फ इमोशंस नहीं होते हैं। दूसरों को एक्सेप्ट करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये इमोशन होता है। और उसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी इमोशन में आता है।
हमें सिर्फ दो ही इमोशंस मालूम है, रोना और हंसना। तो ये दो ही इमोशंस नहीं है, उसकी भी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, राजश्री बोलेंगे कि दिया इसको इतना टाइम, इसने पूरा नहीं टाइम नहीं दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, तो बिल्कुल ऐसी नहीं। कोई है नहीं, लेकिन ये ज्ञान ही इतना बड़ा है और ये टॉपिक ही इतना बड़ा है, जब भी बोलना चालू करती हूँ ना तो खत्म करने को मन ही नहीं होता है। ऐसे लगता है कि कितना बताऊं, कितना समझाऊं। और ये जो अभी मेरे नन्हे नन्हे जो बेबीज आने वाले, ये पूरे मैं ऐसे ऑलराउंडर देखना चाहती हूँ। तो इसके लिए वो मेरा उभर के आता है सारा, वो टाइम का कुछ लिमिट नहीं रहता है। जरा मेरा सेशन भी जब भी रहता है, वो टाइम रहता है 2 घंटे का, वो कभी 2.5 घंटा बन जाता है, मुझे मालूम नहीं पड़ता है। फिर मुझे दिमाग में आता है, अरे 2.5 घंटा बढ़ गया, इतना टाइम हो गया, अभी मुझे स्टॉप करना चाहिए। बस यही कोशिश है। ये प्यार इसीलिए है कि ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी जन्म लेके गोदी में आने वाले हैं, हमारे हमारे राष्ट्र की जो शान बनने वाले हैं, तो वो सारे ऑलराउंडर हो। इसी के लिए वो मेरा प्यार उभर के आता है। फिर ज्यादा बोल लेती हूँ, तो ज्यादा नहीं बोलती हूँ, नहीं तो राजश्री जी अरे अगली बार बिल्कुल नहीं नहीं, बुलाएंगे। बिल्कुल नहीं। ये तो ये नहीं, टॉपिक ही आप ऐसा है कि सागर को गागर में समाने वाली अगर मैं कैसे भर पाऊंगी। बहुत तो मुश्किल हो इसीलिए, जाता है। तो इसी आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जल्दी मिलने का वादा भी करती हूँ बिल्कुल राजश्री जी बिल्कुल। के जरिए। थैंक यू सो मच, पक्का। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपकी, खूब तो खूब मैं ज्योति, अनुमोदना। और आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आपको सुनते ही जाएं, बिल्कुल ये खत्म ही ना हो। पर हम आशा चाहेंगे, जैसे आपने एक एक टॉपिक आपने लिया, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, तो हम चाहेंगे कि आपसे एक एक टॉपिक पे हम पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम उसको ज्ञान लें, नॉलेज लें। तो अगले बार नेक्स्ट हम, हमारी तो इच्छा है कि हम हर वेडनेसडे को एक गर्भ संस्कार सेशन रखें। तो हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे यहाँ आमंत्रित हो। और जितने भी लोग हैं, हमारी जो लवली मम्मीज हैं, का नंबर भी अगर शेयर करते हैं तो जिनको मतलब पर्सनली कांटेक्ट करना वो भी कर सकते हैं, अगर जी जी बिल्कुल, है ना। जी जी, ज्योति जी आप अपना नंबर शेयर कर देना प्लीज। ओके ओके आप बोल दीजिए पहले, तो सब नोट कर ले, क्योंकि सब ओके। लोग चैट बॉक्स करे नहीं चेक की, क्या पता। मेरा नाम है ज्योति गांधी और मैं पुणे से हूँ। और मेरा नंबर है 94। एक मिनट, मेरा नंबर है 9422026144। फिर से बोलूं, 9422026144। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम कि आपने इतने सुंदर शब्दों में बताया। और मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ कि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे कितना भी बोला जाए तो कम ही पड़ता है। और एक हम एज अ वुमन, एज अ मदर होने के बाद तो ये भावनाएं अपने दिल से आती है पूरी, तो वो व्यक्त करना बहुत कठिन होता है थोड़े शब्दों में। तो चलते हैं हम डॉक्टर राजश्री जी के पास। आज वो हवन के बारे में हमें बताने वाली है कि गर्भ संस्कार में आप किस तरह से अपने बेबी को और भी ज्यादा एनर्जाइज कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राजश्री शाह को। मेरे घर अभी ये फोटो आई है, जी अभी मेरे घर ये फोटो आई है। अच्छा, अच्छा, आप थैंक बेबी यू। और लीला मेरे, जी है, लीला जी है। हाँ जी हाँ, जी, अरे वाह, चलो सबके घर कृष्ण कन्हैया हो जाए, राधा रानी हो जाए। बेटी वो किसी के भी नहीं होगा, आप सबके हो गए। अच्छा, जो यहाँ बट है उनके लिए विश करते हैं हम। अभी अभी फोटो आई है 10 मिनट पहले। अरे वाह, देखो कैसे बहुत संयोग होके उभर के आते हैं। आज ही ऐसा हुआ, सुषमा जी ने दोपहर में शेयर किया
कि वो 2 महीने अक्षरा से जी, राजश्री जी को आप स्पॉटलाइट पे लीजिए ना। जी जी। वो 2 महीने से मोबाइल के अंदर किसी का फोटो लेके बैठती रहती थी और वो हीलिंग सेशन में उनका होता रहता था। कल तक डॉक्टर ने बोला था उनका सीजरियन होगा। आज डिलीवरी हो गई, नॉर्मल हो गई और बहुत प्यारा सा, इतना अच्छा सा बेबी उनको हुआ है। तो गर्भ संस्कार और हीलिंग का यही सब बेनिफिट्स रहता है, प्रभाव रहता है। हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं सुषमा जी को बहुत बुलाने की। अनुमोदना तो और कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाई। आप दीदी जी। लोगों की मेहनत, आपको धन्यवाद देना चाहिए हम लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, आपने इतना किसी के लिए आप भी आप सोचा भावनाएं तो उनके पीछे, आपकी भावनाएं, तो उसकी वजह से हुआ है सब। तो आपको बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत अनुमोदना। तो सही। लगी है आपकी। और जैसे ज्योति जी ने बताया कि सोनू निगम का, वैसा ही मेरा है कि 13 अप्रैल तक मेरी मम्मी वो एग्जाम देती रहती थी और मेरा बर्थ 16 को हुआ। तो अभी तक मैं पढ़ती रहती हूँ। अभी 2 महीने पहले ही मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है एंड आई एम 57 एंड स्टिल आई एम स्टडिंग। तो ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। दीदी भी बता रहे थे तो अभी अच्छा लग रहा था सुनने में, ऐसा लगता सुनते ही रहो। सुनते ही रहो, सही है, बिल्कुल सही है। सही बात है। राखी जी हमारे इंस्पिरेशन है कि उनको देख के हमें और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि वो अभी भी इतने एनर्जेटिक है और इतना सब कुछ कर रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स में, वो म्यूजिक में भी काम कर रहे, भक्तांबर में भी कर रहे, तो इतना सब कुछ। तो मैं भी चाहूंगी कि मैं आपके जैसे बनूं और एनर्जी हम मुझ में भी आए। राजेश्वरी जी, मम्मी दिखने के लिए भी कुछ करती थी कि आप तो यंग ही यंग दिख रहे हो। अरे 57। अभी तो मैं दादी बनने वाली हूँ दिसंबर में। हाँ, तो अब हम चलते हैं हवन की ओर। कि हम सब जानते ही हैं कि हवन में जाते हैं, आते हैं, और जब सबका यही एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि जब हम जाके आते हैं हम बोलते हैं हाँ बहुत आनंद आ गया, बहुत मजा आ गया। तो क्यों ये होता है? तो हवन जब होता है वो टाइम पे वहां मंत्रोच्चार होते हैं, बहुत सारी सामग्री इसके अंदर डलती है और वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। तो जब भी हवन होता है तब ये सब चीजें होती है, साथ में जो पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है वो भी ऊर्जान्वित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो गर्भ संस्कार के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो हमें बच्चा, ऐसा नहीं है कि फिजिकली बस उसका स्वास्थ्य ठीक हो तो कंप्लीट हो गया, नहीं। सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य से जिंदगी नहीं जी जाती है। तो इसके लिए बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल लेवल, सोशल और स्पिरिचुअल सब इसका वो लेवल पे डेवलपमेंट हो, वो बहुत ही जरूरी है। तो हवन कैसे काम करता है? अपने फिजिक्स के ऊपर, शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर। तो जब हवन होता है इसके अंदर जो पवित्र सब सामग्री डलती है तो इससे हमारी हार्ट बीट्स बैलेंस रहती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है और जिसको प्रेगनेंसी नहीं रहती है वो भी इतनी एंजाइटी फील करती है। तो जब हवन होता है तो ये सब बैलेंस होता है, बीपी कंट्रोल हो जाता है, कोल्ड कफ में भी रिलीफ हो जाता है। और जो मेंटल लेवल पे जिसको डिसऑर्डर है उसमें भी कामनेस आ जाती है। तो स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है, इसके अंदर एंजाइटी कम हो जाती है। और जब स्ट्रेस रिलीव हो जाता है तो हैप्पी हॉर्मोन्स है, डोपामाइन है, सेरोटिन है, वो सब रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो यू विल फील वेरी हैप्पी। और जब आप प्रेग्नेंट हो तो ऐसा नहीं है कि बेबी आप खाते हो वही सिर्फ खाते हैं, नहीं। आपके थ्रू, जैसे मैं एक बताना चाहती हूँ, मैंने ये किया है कि ये आपकी बेबी है, ये प्लेसेंटा है और ये आप है, यहाँ से वो जुड़ा हुआ है आपका बेबी। तो खाने के साथ साथ सब इमोशंस आप जो सोचते हो, आपका जो मन का भाव है, मेंटल रिएक्शन है, स्पिरिचुअल है, वो सब यहाँ से होके बेबी के अंदर बिल्कुल जाता जाता और जाता है। तो हमें ये चारों पांचों जो है फील्ड है, लेवल है, इसके ऊपर बहुत ही केयरफुल रहना है। और इसके बहुत सारे उपाय है, इसमें से एक हवन थेरेपी है। और ये हवन करने से क्या होता है? तो हवन करने से पंच तत्व है हमारे, वो ऊर्जान्वित हो जाते हैं। कि हम अग्नि करते हैं, फिर वायु वो वायुमंडल में जाता है,
हवन के आसपास जो होता है हम जल से ऐसे छिड़काव करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, आकाश की ओर ये जाता है, तो ये सब और पृथ्वी तत्व भी बैलेंस हो जाता है। तो इसके ये सब फायदे हैं जो बहुत 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 ही जरूरी है। तो ये हवन करने के लिए हमें हवन के अंदर क्या डालना चाहिए? वैसे बहुत सारी औषधियाँ डलती है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो हवन के अंदर जो कावडंग उपले बोलते हैं वो थोड़ा सा ले लो। फिर इसके अंदर थोड़े से राई दाने, मेथी दाने, जो सब हमारे किचन के अंदर है, हाजिर है हमारे पास। थोड़े से राई दाने, हल्दी, मेथी दाने, एक इलायची लो, लौंग लो, तज ले लो, तमाल पत्र ले लो, कपूर ले लो, गूगल ले लो, हल्दी थोड़ी सी ले लो, और ये सब करके दिन में एटलीस्ट एक बार वो प्रज्वलित करना है। और कोई बोलता है कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा भी पाया गया है कि जिसको अस्थमा था वो क्योर होता है। तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो जब इसकी स्मोक जाती है तब आप वहाँ नहीं रहो, फिर वो सेटल हो जाता है, वो धुआं है, वो फ्यूम है, वो सेटल हो जाता है। फिर आप वहाँ जाके बैठो, बहुत आराम से बैठो और अनुलोम विलोम करके जो ब्रीथ है, जो हवा है, इसको अंदर लो। और जब ये हवन हम करते हैं तो 20 फुट ऊपर तक इसकी हवा जाती है और वहाँ का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसको वो शुद्ध कर देती है। तो अभी के मौसम में तो घर के अंदर मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस वो सब बहुत रहते हैं। तो मैं तो 2 टाइम पे करती हूँ घर के अंदर और इससे बहुत ही फर्क पड़ता है। तो ये एक बेसिक बात हुई। फिर स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत फर्क होता है। आप 1 महीना करोगे, बिल्कुल आप वो फर्क महसूस करोगे कि नकारात्मकता दूर होगी। जब आप शांत मन से हवन के पास बैठोगे तो आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो जाओगे। तो ये बिल्कुल जो भी प्रेग्नेंट है और जो होना चाहते हैं वो लोग करो। बिफोर प्रेगनेंसी कंसीव करना है, वो टाइम पे भी तन की मन की शुद्धि होना बहुत ही जरूरी है। तो ही हम दिव्य आत्मा का आह्वान करने जा रहे हैं। तो तन एक मंदिर है, तो इसको हमें शुद्ध करना है दिव्य आत्मा का आह्वान करने से पहले। तो बिल्कुल आप लोग हवन करें। और मैं टिप्स देना चाहती हूँ कि कोई भी मदर है जो प्रेग्नेंट है, अभी आपका कौन सा भी महीना चल रहा हो, तो आप कोई भी 3 लैंग्वेज लिसन करो, कभी भी, एनी 3 लैंग्वेज। आपकी मदर टंग तो बिल्कुल होनी चाहिए। रिसर्च से ऐसा एक निकला है एनालिसिस कि बच्चा 3 लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से ग्रास्पिंग कर लेता है। तो बाकी की मदर, आपकी जो मदर टंग है, इसके अलावा आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है वो 3 लैंग्वेज कंपलसरी दिन में आपको करनी बिल्कुल करनी है। फिर जो कांसा की कटोरी आती है, कांसे की कटोरी है, तो वो लेके जो पाँव के तलवे होते हैं इसके ऊपर काव घी है उसकी मसाज करके वो कांसा की कटोरी आप पीते। तो जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो गर्मी है शरीर की, वो बाहर इससे निकल आएगी। और हम बहुत सारे महंगे महंगे ऑइंटमेंट लाते हैं कि हमारे पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क ना आ जाए। तो इसके लिए भी आप ये काऊ घी का मसाज करो। घर के किसी सदस्य से आप कराओ, माँ खुद करे, पापा जो बनने वाले हैं वो करे, दादी करे, नानी करे, तो वो बच्चा अंदर आपका टच महसूस करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाजारू क्रीम लाने की जगह आप ये काऊ घी जो है इसका मसाज बिल्कुल करें। फिर एक मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जो दूध होता है, ऑलमोस्ट जो अ, हम सब लोग दूध लेते ही है, तो जो प्रेग्नेंट है वो दूध के अंदर कुछ भी गोल्ड का, सोना का छोटा सा गहना हो कि लगड़ी हो, कुछ भी डाल के वो दूध को आप उबाल लें। उबाल के फिर आपको कोई भी फ्लेवर डालनी है आप डाल सकते हो, बॉर्नविटा हो, हॉर्लिक्स हो, कुछ भी, लेकिन वो गोल्ड डाल के आपको इसको उबाल लेना है और वो आप खाने के अंदर, पीने के अंदर आप बिल्कुल लें। तो इससे बच्चे की इंटेलिजेंसी बहुत बहुत ही बढ़ती है। तो ये 4 चीज आप बिल्कुल करना। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जो बैठे हैं हम यज्ञ के सामने, तो वो टाइम पे हमें
हमारे जो स्टमक है इसके ऊपर हाथ रखकर हमें ये अफर्मेशन हमारे बच्चे को देनी है कि मेरा बच्चा, अब जस्ट जो प्रेग्नेंट है वो अभी हाथ रखे और महसूस करे कि आपको कैसा दिखता है कि मेरा बच्चा अग्नि के जैसा दीप्तिमान है, तेजोमय है। जस्ट फील दैट फीलिंग, कैसा लगेगा मेरा बच्चा और वो कैसा होगा, इसकी पर्सनालिटी कैसे होगी। तो इस तरह से हम अग्नि तत्व को बच्चे के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। फिर आता है आकाश तत्व। तो आकाश कैसा है, कैसा विशाल विशाल विशाल। तो बस मेरे बच्चे का मन बिल्कुल आकाश की तरफ विशाल है। वो बहुत ही क्षमावान है, सबको वो क्षमा कर देगा। सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा, ऐसे भाव वाला वो होगा। फिर जल, तो जल का गुण क्या है, वो बिल्कुल निर्मल है, शीतल है। तो मेरा बच्चा बिल्कुल बहते हुए जल की तरह निर्मल है, शीतल है। फिर आएगा पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी कैसी है, बहुत धैर्यवान है और धैर्य जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। जो लोग इनबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो अपनी पेशेंस घुमा देते हैं, वो इतने गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ के अंदर। तो ये गुण डालना भी बहुत जरूरी है जो हम पृथ्वी तत्व से डाल सकते हैं। तो हमें ये हाथ रख के ये अफर्मेशन देना है कि मेरा बच्चा पृथ्वी की तरह बिल्कुल धैर्यवान है। और लास्ट एंड वेरी बेस्ट, वायु। वायु कैसा होता है, बिल्कुल चंचल, ऐसे ऐसे ऐसे, और कभी ठंडी हवाएं चलती रहती है। तो मेरा बच्चा वायु की तरह चंचल है। अगर चंचलता नहीं होगी, बच्चा ऐसे यूं करके बैठा होगा तो फिर कैसा दिखता है। चंचलता भी होनी जरूरी है धैर्य के साथ, प्रमाण मात्रा में। तो वायु की तरह मेरा बच्चा बिल्कुल चंचल है। तो ये 5 तत्वों से हम बच्चों के अंदर ये अफर्मेशन डालनी है हमें। और बहुत बहुत कूल रहना है। जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो कुछ और मत सोचा करो। जैसे ज्योति जी ने बताया, चिंतन करो, चिंता नहीं करो। और बोलते हैं कि अभी आप और आपका बच्चा, बस वो ही 2 चीज सुननी है। सास ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, नहीं, वो सब बातों में से बाहर निकल आए। वो हमें फीलिंग ही नहीं डालनी है। अभी हमने ऐसे अफर्मेशन डाले बच्चे के अंदर कि वो धैर्यवान हो, ये हो, मेरा बच्चा। लेकिन अगर मम्मा का फोन आया या कोई फ्रेंड का फोन आया, फिर हमने अफर्मेशन के बाद ही बोलना शुरू कर दिया कि क्या जाता होता, अगर 6 महीने मेरे देख लेते, मेरा ये करते, तो फिर ये अफर्मेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो आप बोलते हैं ना कि वो जो हम अफर्मेशन देते हैं वो खुद को भी आचरण में बिल्कुल लाना है। और तन कैसा, हमें तन कैसा चाहिए, तन हो सुंदर, मन हो पावन। तो ऐसा बच्चा हम सबको चाहिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स है। थेरेपीज बहुत सारी है, इसमें से आज मैंने हवन थेरेपी आपको शेयर की है। आप जरूर जरूर करें और इसका फायदा आप बिल्कुल उठाएं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए सभी का। अक्षया जी। राजश्री जी, हवन सामग्री एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। हाँ जी हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, मैं स्लोली बोलती हूँ। जो काऊ घी है वो ही लेना है, काऊ घी। फिर उपला जो कावडंग होता है वो, अगर वो नहीं है तो इट इज ओके, डोंट वरी। फिर राई दाने थोड़े से। मैं अगर फोटा मेरे से शेयर हो तो मैं बाद में करती हूँ। काऊ घी, उपला, राई दाना, फिर मेथी दाना, एक लौंग लेना है। एक टाइम आप हवन करो, एक लौंग काफी हो गए। इतनी छोटी सी जो तज होती है सिनेमन, इतनी स्टिक लेनी है इसकी। फिर 2 पत्ते तमाल पत्र के, फिर 1 इलायची, 1 चम्मच भर के हल्दी, थोड़ा सा कपूर। गूगल मिले तो ठीक है, वरना इट इज ऑप्शनल। और अजवाइन थोड़ी, बस ये सब डाल के आप हवन प्रज्वलित करो। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है, ये सब कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, घर के पूरे लोग।
और फिर आप देखना कितना फर्क होता है। तन मन बोलते हैं ना कि बॉडी माइंड और सोल तीनों के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए। तो ये हवन से जो प्रेग्नेंट नहीं है, मैन हो फीमेल हो, कोई भी वो बैठ के कर सकता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट है वो लेडी को जरूर करना है। और अभी ये मौसम में हवन करने से घर के अंदर मच्छर का उपद्रव भी बहुत बहुत ही कम हो जाता है। और अभी मेरी बेटी प्रेग्नेंट है तो मैं तो वैसे भी करती थी, लेकिन अभी तो मैं बहुत बिना चुके वो मैं करती हूँ दोनों टाइम पे। बाहर अभी कोरोना का भी ये माहौल चल रहा है, बोलते हैं हो रहा है, तो ये सबसे वायरस बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्शन मिलता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। राशि जी, इसे हाँ, सुबह या शाम करना है? सुबह दोनों शाम? टाइम पे कर सकते, हाँ दोनों टाइम पे करे तो बहुत ही अच्छा है, जी बहुत ही अच्छा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टाइम हवन आप जब फ्री हो तब करो, लेकिन इतना इतना आराम से वहां करना है। और बैठो तो जिससे ओम का चैंटिंग हो सके तो वो करे तो भी बहुत अच्छा है। और जब वो सेटल हो जाए, वो ज्योत है वो सेटल हो जाए, फिर इसके बाद आपको वहां बैठ के अनुलोम विलोम बिल्कुल करना है। अनुलोम विलोम जितनी अपनी क्षमता से हो उतना जरूर, 3 बार तो 3 बार, लेकिन वो ब्रीथिंग ऐसे अनुलोम विलोम से करना है। तो सब करे और लाभान्वित हो और बहुत दिव्य आत्मा को इस पृथ्वी पर इसका अवतरण कराए, यही मंगल कामना हम सब रखते हैं। बहुत सुंदर राशि जी, बहुत सुंदर। आपने आज एक अलग ही बात बताई है जो हमें अब तक पता नहीं थी कि हवन के बारे में, स्पेशली इन प्रेगनेंसी इसे किस तरह से हम ले सकते हैं और अपने शिशु के लिए उसका किस तरह से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया और बहुत सी छोटी छोटी टिप्स भी आपने दी जो स्ट्रेच मार्क्स के लिए हैं और जो छोटी छोटी समस्याएं आती है प्रेगनेंसी में उसके लिए है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। हम आशा करेंगे कि आगे भी आप ऐसी छोटी छोटी टिप्स हमारे जो हमारी लवली मदर्स है, जो अब एक्सपेक्टिंग मदर्स है, उनके लिए आप लेके आएंगे। तो आज हम हमारे 9:23 हो गए हैं, तो हम जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन है आज हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम नेक्स्ट वेडनेसडे इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे कि अभी और भी यानी प्रेगनेंसी में आपको और किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ किस तरह से आप और भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, अपने लिए अपने बेबी के लिए आप एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं और उस एनवायरनमेंट का अपने लिए और अपने बच्चे के लिए किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है, अपनी मेंटल हेल्थ किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से रखनी है, खाने पीने में किस तरीके से ध्यान रखना है। देखिए जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न में क्या क्या तरीके से आपको प्रिकॉशंस रखनी है जिससे कि आपकी जो 9th मंथ की जर्नी है वो और भी सेफली चले। क्योंकि आप अन्न और खाना खाने का टाइमिंग, सही टाइम पे खाना, सही भोजन लेना, उसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस ऑयली पदार्थ ना हो और वो अन्न ऐसा हो जो सात्विक हो पूरी तरह से, जो बहुत ज्यादा फैटी या मैदा और जो वाइट जो प्रोडक्ट्स है जैसे शुगर, सॉल्ट और मैदा, जो वाइट प्रोडक्ट्स है उनका कम से कम यूज करके हम अपने खाने को और भी ज्यादा, और खाने को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं क्योंकि आप अपना जो अन्न है उसको भी एनर्जाइज कर सकते हैं उस, जिससे कि हम जब हम वो ग्रहण करें तो हम उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो इसके छोटे छोटे टिप्स खाने के बारे में, उसके साथ ही एक्सरसाइज किस तरह से करनी है और अपनी हेल्थ का किस तरह से ध्यान रखना है, उसके साथ ही प्राणायाम, अनुलोम विलोम और म्यूजिक, कौन से म्यूजिक आपको सुनने चाहिए। और म्यूजिक थेरेपी ये सब बहुत इफेक्टिव है, प्रेगनेंसी में आपको यूज करनी चाहिए और बहुत सारी जो म्यूजिक थेरेपीज है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये सब हम अगले सेशन में इसको फॉलो करेंगे। उसके साथ ही गर्भावस्था में हर एक महीने में जैसे भक्तामर में दिए है कि कौन कौन से श्लोक आपको पढ़ने चाहिए, उसका अलग अलग इफेक्ट होता है। हर एक महीने में बेबी की ग्रोथ अलग होती है। 4 मंथ के बेबी आपको महसूस कर सकता है, 6 मंथ तक बेबी आपको पूरी तरह सुन सकता है एंड लास्ट जो 3 मंथ है आप उसको जो सिखाएंगे वो ग्राफिंग उसकी पावर जो है
वो क्षमता है वो पूरी हाई लेवल तक हो जाती है। आप जो सिखाएंगे, जो आपके सराउंडिंग में घटित होगा और जिस भावनाओं से आप जो कुछ करेंगे वो भावनाएं भी बच्चे तक पहुंचती है। आप जिस भावना से आप जैसे रहेंगे, अगर आप उदास है तो बच्चा भी उदास हो जाता है। अगर आपका मूड अच्छा है तो वो बच्चा भी वो महसूस करता है कि मेरी मम्मी का अभी कैसी है, मेरी मम्मी का मूड किस तरह से है, तो बच्चा सब कुछ ग्रहण करता है। तो उस तरह से अपने खुद को किस तरह से हम संभाले, डेवलप करें, तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं हम अगले सेशन में लेके आएंगे। और हम आशा करेंगे कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ये जो 9 मंथ का पीरियड है ये आपका सेलिब्रेटिंग पीरियड है। इसको टेंशन से नहीं लेना है, बिल्कुल एज अ सेलिब्रेशन। दिवाली का सेलिब्रेशन करते हैं तो हम कितना प्रिपरेशन करते हैं, मिठाई करनी है, ये बनाना है, वो बनाना है। उसी तरह से बिल्कुल इसको 9 मंथ को एज अ सेलिब्रेशन करके लीजिए। जो भी संतान आपको मिलेंगी वो एक दिव्य संतान होगी। इस तरह से आप अपने मन में भाव लाइए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच। अक्षय जी, 1 मिनट में ये सबको बता दूं, तेज पत्र, तमाल पत्र क्या है चैट बॉक्स में, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तेज पत्ता या बे लीफ, दिख रहा है सबको? जी दिख रहा है। हाँ, हो गया ना? ये जो हम पंजाबी करी में और दाल फ्राई में डालते हैं ना, जी 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 जी, तेज पत्ती बोलते हैं इसको, है ना, तेज पत्ता ही बोलते हैं। जी जी। ओके। और जिनके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनको भी कुछ क्वेरीज है अपने बारे में, वो कुछ क्वेश्चंस उनके प्रॉब्लम्स के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस निकाल के रख सकते हैं। हम आशा करते हैं हम पूरा प्रयत्न करेंगे हम आपके हर एक सवाल का आंसर दे सके और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सके। इसका हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे हमारे इस सेशन में, जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा मनस्थिति ना रहे कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सुंदर सेशन। मैं डॉक्टर आशीष जी और ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इस सेशन में आए और हमें सबको इतना लाभान्वित किया, इतना सुंदर ज्ञान हम सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करेंगे हम आपसे फिर मिले और आपसे इस तरह की ज्ञान की सभी नॉलेज फिर से हम ग्रहण कर सके। हम बिल्कुल वेटिंग कर रहे हैं कि हम फिर से आप कब आएंगे और हमें फिर से ये सुंदर सुंदर नॉलेज कब देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सभी का धन्यवाद। आज जो जितने मम्मीज लवली मदर्स जुड़ी हुई है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि सभी बहुत आनंदमय हो, सुखमय हो। इसलिए थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड नाइट सभी को, एंड सभी का खूब खूब धन्यवाद। मंगल करें। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृतकार्य अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहो। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हे अरियंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को, सभी का धन्यवाद। अक्षरा मैडम, शुभ रात्रि। अक्षरा जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तेजपान के पत्ते किस लिए बताए आपने?
हवन हवन में डालने की, वो हवन की सामग्री है। उसमें तेजपान, राई, इलायची, लौंग, ये सभी डाल के उसका हवन करना है, धूप करना है घर में। और जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है उनके लिए बहुत प्रभावी। तो हम राजेश्वरी जी, हम एक करेंगे, अपने जो मेडिटेशन ग्रुप है उसमें भी एक डाल देंगे हाँ हवन की हाँ हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल सामग्री है उसकी। बिल्कुल डाल दूंगी। जी जी, और इस करके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही चाहते हैं, यहाँ जो सब आए हैं जो माँ बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, तो बहुत अच्छे उनके बेबीज हो, और जो बनना चाहते हैं वो जल्दी हमें गुड न्यूज़ दे, यही मंगल भावना है। जी जी बिल्कुल। जी जी, चलो, जय जय जिनेंद्र, गुड जय नाइट एंड जय। धन्यवाद जी। यस।